हेलो फ्रेंड, वुमेन कैपिटल चैनल में आपका स्वागत है। आज हम देखने जा रहे हैं संविधान के भाग। इसका जो पार्ट 1 हमने डिस्कस कर चुके हैं उसको आप ज़रूर देखिए, उसके बाद ही ये वीडियो शुरू करेंगे तो आपको समझ में आएगा। तो इसके 5 भाग हमने पहले डिस्कस किए हैं जो संविधान के हैं, और जो छठवां भाग है वो स्टार्ट करते हैं। तो जो इसका 5वां भाग था वो क्या था? संघ सरकार का वर्णन था। उसका कहाँ आर्टिकल कौन से 52 आर्टिकल से कहाँ तक था? 151 तक था। तो वो ये चीज़ें देखिएगा तो आपको एक सीक्वेंस मेंटेन रहेगा। अब संघ सरकार में अपन बात किए थे तो उसके कितने पार्ट थे? 3 पार्ट थे। कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। तो उसी प्रकार राज्य सरकार भी है। राज्य सरकार में भी 3 अंग सेम होते हैं: कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका। तो संघ सरकार कहाँ 52 से 151 था। उसके बाद जो भाग छठवां स्टार्ट होता है राज्य सरकार, वो कहाँ से हो जाएगा? 152 से 237। भाग 7 को उसको निरस्त कर दिया गया है। ठीक है। फिर उसके बाद आता है संघ सरकार आई, फिर राज्य सरकार आई, फिर केंद्र शासित प्रदेश आता है। तो भाग 8 में कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है, भाग 8 में किसका वर्णन है? संघ सरकार, राज्य सरकार, केंद्र शासित प्रदेश या केंद्र शासित यूनियन टेरिटरी। ठीक है। तो इसमें याद रखिएगा भाग 8 में केंद्र शासित प्रदेश है, और ये 239 से 243 में इसका वर्णन है। 239 से 243 में। फिर आता है भाग 9। भाग 9 में पंचायतें हैं। पंचायतों को 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ है। ये याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आता है। भाग 9 में पंचायतें हैं, उनको 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ है। अब जो पंचायतें हैं ये त्रिस्तरीय होती हैं। जिला स्तर पर जिला पंचायत, ब्लॉक स्तर पर जनपद और ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत। भाग 9 में 2-3 बातें और याद रखने लायक है कि इसमें 29 विषय होते हैं। ये भी आता है कि पंचायतों में कितने विषय होते हैं? 29 विषय होते हैं। त्रिस्तरीय होती है, 29 विषय होते हैं, और ये 29 विषय राज्य चाहे तो राज्य सौंपता है इनको, ग्राम पंचायतों को। जो 29 विषय हैं उसमें ग्राम में कर लगाने का अधिकार भी है। ये राज्य सरकार सौंपती है ग्राम पंचायत को। तो ये बातें याद रखिएगा। अब ये जो है भाग 9 से लेके 9B तक, ये पूरा 243 जो आर्टिकल है उसके खंड किए गए। जैसे पंचायतें 200 हैं तो 243 से 243 में इनका वर्णन है। तो ये जब पंचायती राज अलग से पंचायत का पढ़ेंगे तो ये डिस्कस करेंगे। फिर भाग 9A आता है, उसमें नगर पंचायत का वर्णन है। ये भी त्रिस्तरीय होती हैं। त्रिस्तरीय होती हैं। अब इसको 74वें संविधान संशोधन, 74वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1992 के द्वारा जोड़ा गया है। इसमें कितने विषय होते हैं? जैसे पंचायतों में 29 विषय थे, नगर पालिका में कितने विषय होते हैं? 18 विषय होते हैं। ठीक है, ये बातें याद रखिएगा। फिर उसके बाद आता है भाग 9 सहकारी समितियाँ। तो ये किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया है? तो ये याद रखिएगा 97 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2011 के द्वारा इसे जोड़ा गया है। ठीक है। इसमें इतनी ही बात याद रखिएगा। भाग 9 के 3 पार्ट हैं: पंचायतें, नगर पालिका, सहकारी समितियाँ। भाग 10 में है अनुसूचित एवं जनजाति क्षेत्र का प्रशासन, जो 244 आर्टिकल में आता है। भाग 10 में अनुसूचित एवं जनजाति क्षेत्र का प्रशासन, जो 244 आर्टिकल में आता है। अब जो संविधान के भाग 11 है, 11 और 12, इसमें केंद्र और राज्य के बीच जो संबंध होते हैं उनका वर्णन किया गया है। तो ये कौन से कहाँ तक है? तो 245 से 263 तक में केंद्र एवं राज्य के बीच संबंध बताया गया है। और केंद्र राज्य के बीच पहला संबंध होता है
विधायी संबंध। विधायी संबंध मतलब कानून बनाने का जो क्या बोलते हैं संबंध होता है। जैसे अनुच्छेद 245 को अपन देखें, 245 से 255 में विधायी संबंध। तो 245 में ये बताया गया है कि संसद पूरे देश में विधि का निर्माण करेगी और राज्य केवल उस संबंधित राज्य में कानून बना सकता है। फिर आर्टिकल 246 है इसी में। तो जो 7वीं अनुसूची है उसमें विषय बांटे गए हैं, संघ सूची को, राज सूची को, समवर्ती सूची को। तो ये क्या बोलते हैं विधायी संबंध में आता है और ये 245 से 255 में। तो ये डायरेक्ट याद रखिएगा कि विधायी संबंध भी ऐसे भी पूछ सकते हैं विधायी संबंध कौन से भाग में आता है केंद्र राज्य के बीच। तो भाग 11 में आता है। कौन से आर्टिकल से कहाँ तक आता है, 245 से 255 में। फिर जो दूसरा संबंध हो इसमें और भी होते हैं कि जो अवशिष्ट शक्तियाँ होती हैं वो किस के पास होती हैं। जब आपातकाल होता है तो कौन कानून बना सकता है। ये जब केंद्र राज्य का विधायी संबंध देखेंगे तब इसको एक बार अच्छे से डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी मोटा मोटा आप याद रखिए कि केंद्र राज्य के बीच संबंध कहाँ से कहाँ तक है, 245 से 263 में। उसमें विधायी संबंध जो है 245 से 255 में। फिर दूसरा आता है प्रशासनिक संबंध जो 256 से 261 में है। फिर जल संबंधी विवाद, जैसे आपने सुना होगा कृष्णा कावे जो कावेरी नदी जल विवाद है। कावेरी नदी जल विवाद ये कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच मोस्टली देखा जाता है। हालांकि इसमें पौडीचेरी में भी इस नदी का बहाव है तो ये भी वो भी विवाद में शामिल है, लेकिन मुख्यतः कर्नाटक, बेंगलुरु और तमिलनाडु में ये देखा जाता है। तो ये जो जल संबंधी विवाद का है तो इसको अनुच्छेद 262 में ये डायरेक्ट पूछ लिया जाता है। कौन से में, अनुच्छेद 262 में। ये केंद्र राज्य के बीच संबंध में आता है। फिर अंतर्राज्यीय संबंध है। अंतर्राज्यीय संबंध ये आता है 263 में। ये राष्ट्रपति द्वारा अंतर्राज्यीय संबंध के लिए काउंसिल बनाई जाती है और इसमें केंद्र और जो राज्य है, केंद्र और राज्य उनका कोऑर्डिनेशन बना रहे इसके लिए अंतर्राज्यीय संबंध ये इसकी काउंसिल, इसकी परिषद बनाई जाती है। तो ये याद रखिए भाग 11 में केंद्र और राज्य के बीच संबंध है। जो पहला वो कहाँ से कहाँ तक है, 245 से 263 में। एक बार वीडियो ख़त्म होने के पहले मैं पूरे जो 20 भाग हैं तो जल्दी जल्दी उसका रिवीजन करा दूंगा तो आपको और आसानी होगी याद रखने में। फिर विधायी संबंध है 245 से 255 में। कि जैसे ही प्रशासनिक संबंध आएगा तो 256 से 261, 262 में जल संबंधी हुआ, अंतर्राज्यीय संबंध 263 में। तो एक सीक्वेंस बना हुआ है। हर चीज़ें जो संविधान में लिखी गई है एक सीक्वेंस है। इस कारण बीच बीच से मत पढ़िए, एक सीक्वेंस से पूरा कॉन्स्टिट्यूशन पढ़िए तो बहुत आसानी समझ में आएगा। फिर जो वित्तीय संबंध है, केंद्र और राज्य के जो बीच वित्तीय संबंध हैं वो भाग 12 में है। वित्तीय संबंध में जैसे आर्टिकल 266 में संचित निधि के बारे में बताया गया है कि संचित निधि में क्या आता है, किसकी अनुमति से संचित निधि का पैसा धन खर्च किया जाता है। तो ये 266 आर्टिकल है। ऐसे ही 267 में आता है आकस्मिक निधि जो होती है उसमें कैसे पैसा निकाला जाता है। तो ये 267 आर्टिकल में आता है। तो ये सब केंद्र और राज्य के बीच वित्तीय संबंध जो होते हैं उनका वर्णन है। भाग 12 में क्या है, वित्तीय संबंध 264 से 301, 264 से 301। ठीक है। जैसे 279A में जीएसटी काउंसिल है। 279A में क्या है, जीएसटी काउंसिल। सॉरी, इसको देख लीजिएगा 2 मिनट, मैं इसको वेरीफाई करके आपको बता दूंगा लास्ट में। व्यापार भाग 13 में व्यापार एवं वाणिज्य का समागम है। ये 301 से 307 में। कोई ज़रूरी नहीं केवल एक सीक्वेंस के लिए आपको पढ़ना, ये कोई इम्पोर्टेंट
पार्ट नहीं है। फिर आता है भाग 14 में सेवाएं संघ और राज्य के अधीन, जैसे यूपीएससी हो गया, एमपीपीएससी हो गया, ये सेवाएं हैं, अखिल भारतीय सेवाएं हैं जो, तो ये सब सेवाएं हैं संघ और राज्य के अधीन जो हैं, ये भाग 14 में आती है 308 से 323। अब कोई भी आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछ आ गया एग्जाम में कि अखिल भारतीय सेवाएं कौन से भाग में है, अखिल भारतीय सेवाएं कौन से भाग, तो भाग 14 में है। ठीक है। अब फिर 300, इसमें एक इम्पॉर्टेंट है 312 में अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन। अखिल भारतीय सेवाएं क्या होती हैं कि जो इनकी नियुक्ति राज्य द्वारा होती है पर स्टेट में काम करते हैं, जैसे अपने यहाँ आईएएस, आईपीएस और इंडियन फॉरेस्ट सर्विस जो आईएफएस होता है, ये 3 सेवाएं अखिल भारतीय सेवाएं हैं। स्टार्टिंग में आईएएस आईपीएस को ही रखा गया था, 1966 में आईएफएस को भी अखिल भारतीय सेवा बनाया गया। ठीक है। तो भाग 14 में सेवाएं में संघ और राज्य के अधीन जो सेवाएं हैं 308 से 323 आर्टिकल में रहती हैं। अब भाग 15 जो है उसमें निर्वाचन आयोग है। भाग 15 में निर्वाचन आयोग की जो वयस्क मताधिकार के आधार पर वोट होता है, निर्वाचन आयोग की जितनी कार्यप्रणाली है, तो ये भाग 15 में है, 324 से 329 में। ठीक है। अब उसका आता है भाग 16, कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध, जैसे इसमें एंग्लो इंडियन होता है, जैसे इसमें एंग्लो इंडियन हो गया तो उसको 331, 33 और ST SC के लिए वोट देने का, जो ST SC को आरक्षण मिला है चुनाव में, वो इसी 330 से 342 में ही इन सब उपबंधों का वर्णन है। विभाग 17 में आता है राजभाषा, 343 से 351 में। इसमें बताया गया जैसे संघ की राजभाषा हिंदी, देवनागरी लिपि, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट की क्या राजभाषा होगी, एक राज्य की कौन सी राजभाषा होगी, हिंदी को कौन राज्य भाषा, ये सब भाग 17 में राजभाषा, इसमें राजभाषा का बताया गया। इसमें राजभाषा आयोग के बारे में भी बताया गया है, ये जब भाग 17 पढ़ेंगे तब डिस्कस करेंगे। फिर आता है भाग 18 आपात उपबंध, 352 से 360 में। आपात उपबंध तीन प्रकार के होते हैं, जैसे राष्ट्रीय उपबंध हो गया, राष्ट्रपति शासन हो गया, तो ये कौन से भाग में है, 18 भाग में है, भाग 18 में आपात उपबंध है। ठीक है। इनको 352 में हो गया, इसको राष्ट्रीय आपातकाल बोलते हैं, 356 में राष्ट्रपति शासन बोलते हैं, और 365 भी एक प्रकार से राष्ट्रपति शासन ही होता है, जब केंद्र द्वारा जो निर्देश दिए जाते हैं और राज्य उसको पालन करने में अक्षम रहता है या असफल रहता है या जानबूझ के पालन नहीं करता, तो आर्टिकल 365 के तहत आपात उपबंध लगाया जाता है। ठीक है। ये भाग 9 प्रकीर्ण कोई काम का नहीं है, ये बस देख लो। फिर भाग 20 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया है, जो आर्टिकल 368 में आती है। तो संविधान संशोधन प्रक्रिया किस में है, भाग 20 में आर्टिकल 368। इसके पहले अपन ने देख चुका है कि किस देश से लिया गया है, तो साउथ अफ्रीका से लिया गया है। भाग 21 में अस्थायी एवं संक्रमणकालीन प्रावधान है, ये जैसे जम्मू कश्मीर के लिए थे, कुछ हिमालयन राज्य के लिए हैं, तो ये भाग के इसमें अस्थायी और संक्रमणकालीन प्रावधान, हालांकि जम्मू कश्मीर से बहुत चीज़ें हट गई है धारा 370 हटने के बाद। ठीक है। भाग 22 भी कोई
इम्पोर्टेंट नहीं है, उसमें संक्षिप्त नाम ये सब चीज़ें हैं, कोई इम्पोर्टेंट। तो एक बार फिर से अपन स्टार्ट से रिवीजन कर लेते हैं कि भाग 1 में क्या है, संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र हैं, 1 से 4 में उनका वर्णन है, भाग 2 में नागरिकता है, 5 से 11 में उनका वर्णन है। फिर आता है भाग 3, भाग 3 में क्या है, मौलिक अधिकार है, 12 से 35 है। फिर भाग 4 में DPSP है, 36 से 51 है। भाग 4A में मौलिक कर्तव्य हैं जो 51A में है, ठीक है। भाग 5 आता है, उसमें संघ सरकार है, संघ सरकार है, उनका वर्णन कहाँ से कहाँ तक है, 52 से 151 में। फिर उसके बाद संघ के बाद क्या आएगा, राज्य सरकार आएगी। तो राज्य सरकार का वर्णन कहाँ है, 152 से 237 तक, 152 से 237 तक। भाग 7 को निरस्त कर दिया गया, उसको मत याद रखिएगा। भाग 8 में केंद्र शासित प्रदेश है जो 239 से 242 में है। फिर भाग 9 में पंचायतें हैं, ठीक है। 9B में नगर पालिका है, और भाग 9 में पंचायतें हैं, 9A में नगर पालिका है, 9B में सहकारी समितियां। ये सब किसके अंतर्गत आती हैं, 243, इसके अलग से 243 ए से लेके 0 तक, फिर ऐसे करके उसके JT, फिर ये सब प्रावधान है, इसको अलग से देखेंगे, है ना, इसमें इतना ही याद रखना है। फिर भाग 10 में अनुसूचित एवं जनजाति क्षेत्र का प्रशासन आता है। फिर उसके बाद भाग 11 में केंद्र एवं राज्य के बीच संबंध आते हैं जो 245 से 263 में है। फिर उसमें पहला आता है विधायी संबंध जो 245 से 255 में है। फिर प्रशासनिक संबंध 256 से 261 में है। जल संबंधी विवाद 262 में, अंतर्राज्यीय वरी संबंध 263 में है। फिर भाग 12 आता है वित्तीय संबंध 264 से 300 में है। फिर 13 में वाणिज्य व्यापार एवं समागम की स्वतंत्रता, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। फिर भाग 14 में जो है सेवाएं हैं, UPSC MPPSC, ये याद रखिएगा, ये भाग 14 में है, ठीक है। फिर भाग 15 किससे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, ये याद रखिएगा। भाग 15 किससे संबंधित है, तो भाग 15 किससे संबंधित है, निर्वाचन आयोग की, और 324 से लेके 329 में इसका वर्णन है। फिर भाग 16 में कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध, ये 330 से 342 में है। फिर भाग 17 आ जाता है राजभाषा, राजभाषा कहाँ से कहाँ तक है, 343 से 351। फिर भाग 18 में आपात उपबंध आ जाता है, 352 से 360 में। फिर भाग 19 कोई काम का नहीं। भाग 20 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया है जो 368 आर्टिकल के अंतर्गत आती है। भाग 21 में अस्थायी और संक्रमणकालीन प्रावधान, और भाग 22 में संक्षिप्त नाम प्रारंभ, ये सब कोई काम का नहीं है। तो ये चीज़ें बिल्कुल एकदम आप शुरू से वीडियो पार्ट 1, आपको क्या देखना है, पार्ट 1 फर्स्ट, फिर पार्ट 2, उसका कॉपी में लिख के एक बार आप बिना देखे लिखोगे तो आपको पूरे 22 भाग याद हो जाएंगे। और इससे किसी भी एग्ज़ाम में भी NTPC का एग्ज़ाम चल रहा है, उसका मैंने पेपर देखा है, तो उसमें से 2 क्वेश्चन इसी से मात्र आए हैं। तो इसको आसानी से पढ़ सकते हो, आप देख सकते हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब ज़रूर करना, जिससे वीडियो लेट ज़रूर आती है लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो हैं। तो आपको एक संविधान का पूरा स्टार्ट से लेके पूरा लास्ट तक आसानी से मिल जाएगा। आपको कोई दिमाग नहीं लगाना, केवल क्वेश्चन किसी भी बुक से उठा के करना है। थैंक यू।